क्या बात हो रही थी? इंटीजर्स, इंटीजर्स और डेसिमल नंबर, ये बात हो रही थी। ठीक है, हमने कहा था जब भी हम किसी रियल नंबर की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज आती हैं, आ सकती हैं। एक वो वैल्यूज आ सकती हैं जो पॉइंट में हो, जिन्हें हम डेसिमल नंबर कहते हैं, और एक वो वैल्यू जो डेसिमल के बगैर वो नंबर तो खैर डेसिमल भी होता है लेकिन पॉइंट्स में ना। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। अब इंटीजर की भी दो टाइप्स हैं और डेसिमल नंबर की भी दो नहीं है, चार है, लेकिन कहते दो ही क्योंकि बाकी दोनों पहली दोनों की ऑपोजिट है। अगर एक चीज आपको आ जाएगी तो उसकी ऑपोजिट खुद ही आ जाएगी, उसके लिए रट्टा लगाने की जरूरत। मिसाल के तौर पर एक नंबर है पॉजिटिव, जिसकी भी डेफिनेशन बताऊं, तो जो पॉजिटिव नहीं होगा वो खुद ब खुद क्या होगा? नेगेटिव का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ना हो वो नेगेटिव होगा। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। उसी तरह डेसिमल नंबर होता है टर्मिनेटिंग, तो जो टर्मिनेटिंग नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसी तरह दूसरी टाइप होती है रिकरिंग, और जो रिकरिंग नहीं होता फिर वो क्या होता है? नॉन रिकरिंग। तो चार डेसिमल नंबर्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है किससे डिनोट किया जाता था? कैपिटल जेड से। इसकी पहली टाइप, अच्छा पहले मैं लिख दूं क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन से? कौन से बेटा? डेसिमल की बात, ठीक है, विदाउट डेसिमल। दो टाइप्स हैं, पहली बिल्कुल सही, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट डिनोट किया जाता है जेड के ऊपर प्लस लगा के, है ना। और किस तरह लिखे जाते पॉजिटिव इंटीजर होते कौन से? वो इंटीजर्स आफ्टर जीरो, बिल्कुल सही, जीरो के बाद जो भी आएंगे वो जीरो से नंबर लाइन, ये तो उनकी यूं कह लो कि नंबर लाइन की पोजीशन हो गई। लेकिन जो सही पोजीशन, सही डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स दैट आर, कैसे बेटा जी, क्या लिख रहा हूँ? ग्रेटर देन जीरो। जो जीरो से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो जीरो से छोटे होंगे वो, अब देखो ये याद हो गई, तो नेगेटिव का रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ग्रेटर देन है, वहाँ क्या होगा? ऑपोजिट होगा, तो एक चीज आ जाती है, ऑपोजिट चीज खुद ही आ जाती है। तो नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, जाहिर है लिखना तो है ना जी। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जेड के ऊपर माइनस लगा दें, ये तो सेट का नाम होता है, जैसे रियल नंबर का सेट है। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो इंटीजर्स जीरो से पहले हो और जीरो से लेस हो, है ना। इंटीजर्स दैट आर, बिल्कुल सही। यानी इस पहली डेफिनेशन को देखकर, अच्छा देन, ए वाला देन है, देन नहीं है ये, ठीक है, कंपेयर वाला देन है ये। तो लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, लेस देन जीरो नेगेटिव। और इसी मौके पर स्केल से नंबर लाइन बना लीजिएगा, बीच में होता है जीरो, इस तरफ पॉजिटिव 1, इस तरफ पॉजिटिव 2, इस तरफ पॉजिटिव 3 एंड सो ऑन। इस तरफ -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर, ये जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आंसर जीरो से बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे पीछे आते जाएंगे आंसर जीरो से, तो ये नंबर लाइन आपको पता है, मैंने सिर्फ एक दफा दोबारा, ठीक है। अब इंटीजर हो गया। अच्छा, इंटीजर में फिर पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर दो तरह के होते हैं, कौन से? इवन और ऑड। वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वो इवन होते हैं, और जो इवन नहीं होते वो बस ऑड याद करने की जरूरत नहीं। ऑड जो इवन नहीं होते, तो अगर इवन याद है ऑड खुद याद होगा। क्या होता है इवन? 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, जैसे 2 2 का 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीपल आता है 4, आता है 6 है, 8 है, 10 है, 0 भी है, 2 0 का 0 होता है या नहीं होता? तो ये सारे के सारे आपके पास कौन से होते हैं? इवन। आप लोग कहेंगे सर जीरो हम लोग लेते नहीं, आप लोगों ने बचपन में स्टार्ट करना, हम लोग 2 से शुरू करते थे। क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ बात करते थे किसकी? पॉजिटिव इवन नंबर्स, किसकी? और जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आप लोग 2 से शुरू, जीरो तो न्यूट्रल होता है, तो इसलिए आप 2 से शुरू करते थे। लेकिन अगर सिर्फ इवन नंबर्स की बात करेंगे तो उसमें जीरो भी आएगा, +2 भी आएगा, -2 भी आएगा, +4 भी आएगा, +6 भी आएगा, और चलता है। ये होते हैं। ऐसे तो सेट में बताना होता है ये, लेकिन सारे सेट पढ़ाए बगैर मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, जीसस की बात हो गई। अब जरा बात कर लें किसकी? दूसरे तरह के रियल नंबर्स की।
कौन से रियल नंबर? रियल नंबर हर वो नंबर जिसकी वैल्यू आती है, और वैल्यू जब आती है तो वो ऐसी भी आ सकती है और ऐसी भी आ सकती है। यही कैसी? नंबर्स क्या विद विदाउट डेसिमल था, विद डेसिमल्स नहीं, विद डेसिमल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस नंबर में पॉइंट लगा हो वो नंबर, जैसे मिसाल के तौर पे a पॉइंट b c d, ऐसे एग्जांपल ले लो। a b c d तो चलो अल्फाबेट होगा, तो इसको ही लिख देता हूं 1 2 3 4। डेसिमल आ रहा है, जिस तरह का तो डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसकी टाइप, अच्छा टाइप से पहले मैं ये चाहूंगा कि डेसिमल नंबर की थोड़ी सी बात देखें। क्या बात देखिए, एक डेसिमल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें जो भी डेसिमल से पहले होता है वो इस डेसिमल नंबर का कौन सा पार्ट होता है, और जो भी डेसिमल के बाद होता है वो इस डेसिमल नंबर का कौन सा पार्ट होता है? बिल्कुल। डेसिमल नंबर में जो दो चीजें होती है, एक डेसिमल से पहले, एक डेसिमल के, जो डेसिमल से पहले होता है उसे बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और जो डेसिमल के बाद होता है उसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, डेसिमल पार्ट इंटीजर पार्ट क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। सबसे सिंपल डेसिमल नंबर उठाते हैं 1.2। क्या मैं इसको 1 अलग और 0.2 अलग लिख सकता हूँ? प्लस होगा तो दोबारा क्या आएगा? तो इसमें और इसमें कोई फर्क है? और अगर कोई फर्क है तो इसको ऐड करवा दे, वापस वही आ जाएगा। तो जब इन दोनों से वो मिल सकता है तो उससे ये दोनों भी मिल सकते हैं, दोनों बराबर है। तो अगर पहला दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी। तो आपने देखा क्या हुआ, जब आपने 1 को अलग किया तो क्या हुआ, 1 इंटीजर में आया, डेसिमल में नहीं आया। तो इसलिए जो इंटीजर में आ रहा है वो इंटीजर पार्ट है, जो डेसिमल से पहले था वो इंटीजर में आया तो वो इंटीजर पार्ट है, और जो डेसिमल के बाद था वो अभी भी डेसिमल में आ रहा है तो वो, यानी ये डेसिमल नंबर बनी किसकी वजह से रहा है? इसकी वजह से। अगर ये ना होता, अगर ये ना होता तो फिर सिर्फ ये इंटीजर होता, फिर ये डेसिमल नंबर होता ही ना। यानी कोई भी डेसिमल नंबर होता ही डेसिमल पार्ट की वजह से, क्योंकि इंटीजर पार्ट तो इंटीजर में, इंटीजर पार्ट तो, लेकिन वहां डेसिमल पार्ट नहीं होता। या यूं कह लो कि डेसिमल पार्ट 0 होता है, नहीं होता तो कितना होता है? 0। जो चीज नहीं होती वो क्या होती है? ठीक है, इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल ले लें अगर हम। क्या एग्जांपल? कि यार अगर हमारे पास लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कि 45.362, ऐसी एग्जांपल है। मैं इसको ब्रेक करते हैं, बताएं क्या बनेगा? 45 अलग और 0.362 अलग हो जाएगा अलग या नहीं? ऐड करवा के देख लीजिए कैलकुलेटर से। बोले बेटा कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या पता चला, इसीलिए इंटीजर पार्ट कहला रहा है, क्योंकि अलग या ब्रेक होने के बाद ये विदाउट डेसिमल आ रहा है, और जो डेसिमल के बाद था वो अभी भी डेसिमल के साथ आ रहा है, लिहाजा वो डेसिमल पार्ट, और जो पहले लिखा हुआ था वो इंटीजर पार्ट। ठीक हो गई ये बात? अब इसके बाद क्यों ये बात इतनी अहम है? ये बात इसलिए इतनी अहम है क्योंकि डेसिमल नंबर की टाइप्स का दारोमदार ही किस चीज पर है? डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट पर ही डिपेंड करता है डेसिमल नंबर कि कौन सा डेसिमल नंबर। एग्जांपल, मैं जाहिर पहले टाइप, जिस तरह इसकी दो टाइप्स थी, डायरेक्ट बना के पॉइंट्स बना के, इस तरह इसकी टाइप्स। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? ये पहली टाइप है, जिसको ये आ जाएगी इसको दूसरी टाइप खुद ही आ जाएगी। कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग। तो दो टाइप हो जाएंगी, पढ़िए कि आएंगी दो। इसी तरह जिसको अगली टाइप आ जाएगी रिकरिंग, उसे चौथी टाइप भी आ जाएगी। क्या? जैसे जिसको इवन आता है उसको ऑड आता है, जैसे जिसको पॉजिटिव नंबर का पता है उसे नेगेटिव नंबर का भी कोई इशू ही नहीं। सही कह रहा हूँ ना बेटा? बिल्कुल उसी तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब इसके नाम में छुपा है, टर्मिनेट होना। टर्मिनेट होना, खत्म होना, एंड होना, फिनिश होना, रुक जाना। ठीक है, तो वो डेसिमल नंबर जो रुक जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए, वो क्या कहलाता है? अच्छा, जो चीज खत्म हो जाए, रुक जाए, जिसकी तादाद आप गिन सके, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट। उसे क्या बोलते हैं? समथिंग व्हिच इज काउंटेबल, मेजरेबल, कैलकुलेट, कैन बी कैलकुलेटेड, called finite, and something which cannot be calculated or measured or क्या कहलाती है? तो
टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि डेसिमल नंबर ऐसा हो कि जिसके डेसिमल पार्ट, जिसके डेसिमल, अच्छा टाइप पता नहीं है तो डेसिमल पार्ट देखना, इंटीजर पार्ट नहीं देखना। क्यों? इंटीजर पार्ट तो उसमें भी था, इंटीजर पार्ट नहीं देखना बल्कि क्या देखना है, डेसिमल पार्ट। डेसिमल नंबर की टाइप पता नहीं है तो क्या देखना है। तो सबसे पहली बात क्या, डेसिमल नंबर इन विच, देखो रट्टा तो लगाना नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट्स की सूरत में लिखवा रहा हूं। क्या कोई मसला है तो आप एक काम करते हैं ना, जरा हर रोज दीवार के साथ, और आप एक चेयर छोड़ के बैठे, शाबाश, और आप एक चेयर डिस्टेंस रखना चाहिए। ठीक है जी। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब है कि वो डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, यानी जिसके डेसिमल पार्ट में इतने डिजिट्स हो जिनको आप गिन सके। गिन सके का मतलब फाइनाइट, काउंटेबल, फाइनाइट। क्या ख्याल है? तो ये इसकी डेफिनेशन क्या, फाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द, कहां बेटा, बिल्कुल सही, कंप्लीट डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं। क्या, a decimal number which has finite number of digits in the decimal part is called terminating decimal number। रट्टा तो लगाना नहीं है कि मैं पूरा लिखूं। क्या इस पॉइंट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये मसला तो नहीं है। चलो एग्जांपल देख लो इसकी। क्या एग्जांपल है बेटा? क्या अभी लिखूंगा तो समझ आएगा। 5.16, 3.26321 minus 11.31 minus 21.32687913। सिर्फ एग्जांपल, 4 एग्जांपल आपके सामने है। इंटीजर पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्या देखेंगे? ये 6 पे खत्म हो रहा है, आगे जा रहा है, तो इसका मतलब टर्मिनेट हो रहा है या नहीं? इसका क्या मतलब है? सर इसके डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं बस। आपने क्या किया? काउंट कर लिया, टर्मिनेटिंग। कितने, जो चीज काउंट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? और 2 डिजिट्स भी तो फाइनाइट है। बोले है या नहीं? तादाद की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही। यहाँ कितनी तादाद है नंबर्स की? गिनी या नहीं गिनी? गिनना नामुमकिन तो नहीं था, पॉसिबल था। फाइनाइट, फाइनाइट तो टर्मिनेट हो गया। यानी मुझे पता है 1 पे एंड है, 1 से आगे कोई डिजिट, कोई नंबर टर्मिनेटिंग है। व्हाट अबाउट दिस वन? गुड, क्या कहलाएगा? और अगर आगे ये लिखा होता अभी भी फाइनाइट है। क्यों? 3 होंगे तो क्या हो गया? काउंट तो हो गए। व्हाट अबाउट दिस वन? सर 3 3 6 और 2 8 है, कम से कम गिने तो जा रहे हैं, 8 है, मतलब मुझे पता है। हाँ अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब ये आगे तक जा रहे हैं, यहाँ पे खत्म नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट, सो ऑन टिल इंफिनिटी, तो ये इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन ये अगर 3 पे एंड हो रहा है तो ये फाइनाइट है, और फाइनाइट है तो फिर डेसिमल नंबर कौन सा है? वो डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स को आप काउंट कर सकेंगे, वो कितने, तादाद में कितने, तो वो क्या कहलाता है बेटा? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। इसका उल्टा होगा, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा जाहिर है ये टाइप, देखो मेन हेडिंग ये सब हेडिंग, तो दूसरी सब हेडिंग क्या है? दूसरी सब हेडिंग है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग जी डेसिमल। बिल्कुल सही, ये है दूसरी टाइप। क्या लिखूं मैं? क्या कहलाएंगे? आर दोस नंबर्स which have yes infinite number of digits in their infinite number of digits कहाँ पे? ये सारी की सारी बात किस पर रिलाई कर रही है? देखने डेसिमल। ठीक है, नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव होने का कोई इशू नहीं। इशू क्या है? असल बात क्या है? असल बात है कि हम चेक कर लें कि नंबर मतलब डेसिमल पार्ट में कितने नंबर हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की खैर, डेसिमल पार्ट के नंबर। चलिए एग्जांपल दें। अभी भी मैंने एग्जांपल दी थी, काफी है। 0.61321357 8 and so on. What about 5? क्यों?
so on till infinity. There is no ending point because these symbols are indicating ये 320 और आगे जा रहा है. अब आप रुक क्यों गए? 8 तक रुक क्यों गए? क्योंकि सर हमारे कैलकुलेटर में जगह ही. तो अब देखें आपके कैलकुलेटर में क्या होता है कि आपके कैलकुलेटर नॉर्मल साइंटिफिक तो मना कर दिया, उसमें डेसिमल के बाद 7 डिजिट नजर आते हैं. सही है, यानी कुछ में 7 कुछ में 8. 1.2345678 यहाँ तक नजर आते हैं. ठीक है, कुछ जो बड़े होते हैं जिसमें चेक भी कर सकते हैं, बड़े कैलकुलेटर्स जो होते हैं उसमें 9 तक आ जाता है. ठीक है, साइंटिफिक में 10 तक आ जाता है, फर्क होता है. और जो विंडोज का कैलकुलेटर होता है कंप्यूटर में नहीं होता, उसमें डेसिमल के बाद मेरा ख्याल है 33 डिजिट्स नजर आते हैं. बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कैलकुलेटर. तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेटर के एंड तक इस पूरे कैलकुलेटर पे नंबर आ गया. तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब क्या है? नंबर मुझे कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? कैलकुलेटर में तो ये वाले सिंबल बने नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, हमें नजर आ रहा होगा कि जो भी नंबर पूरे कैलकुलेटर में आ रहा है आखिर तक आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि वो नंबर खत्म नहीं हुआ, आपके कैलकुलेटर में जगह, उसकी मेमोरी खत्म हो गई. होती ज्यादा तो और आगे तक का आंसर आता. अभी जितनी मेमोरी है जो कैलकुलेटर आपके पास था उसके मुताबिक आखिर तक जितना दिखा सकता था उतना दिखाया. बड़ा कैलकुलेटर लेंगे, अच्छा कैलकुलेटर है, और आगे तक दिखाएगा. तो इसका क्या मतलब है कि कैलकुलेटर चेंज करने से नंबर यही वाला आगे तक जा रहा है. तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये 9 पे एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो रहा. और जो टर्मिनेट ना हो वो क्या कहलाता है? उसमें इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं और वो क्या कहलाता है? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो जब भी कैलकुलेटर में बिल्कुल आखिर तक आंसर चला जाए तो समझ जाओ कि वो डेसिमल नंबर कौन सा डेसिमल नंबर है. और अगर एक आध डिजिट बच जाए पहले खत्म हो जाए, कम से कम एक डिजिट. ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी बच सकते हैं, है ना, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं. तो ये फर्क है. क्या है, सबको समझ में आया? अब इसके बाद दूसरी टाइप, हालांकि 2 टाइप्स पढ़ ली, तीसरी बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ दूसरी. ये आ गई तो ये खुद ही आ गई, और अब ये तीसरी आ जाएगी तो चौथी खुद ही आ गई. तो तीसरी टाइप जो कि एक्चुअली दूसरी टाइप क्या, रिकरिंग, डबल आर, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. रिकरिंग समझते हैं हम लोग? रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है रीअकरिंग. अकर, रीअकर, रीअकर का मतलब रिपीट, बार बार आना, रिपीट होना. और कहाँ पे रिपीट होना सर? क्योंकि बात ही सारी किसकी हो रही है. तो अगर कोई डेसिमल नंबर ऐसा हो जो टर्मिनेटिंग हो, कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग. अब अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है ऐसा कि उसमें एक डिजिट या कुछ डिजिट्स कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, तो ऐसा डेसिमल रीअकर कर रहे हैं, तो ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाएगा? रीअकरिंग से क्या वर्ड बना है? रीकरिंग. ठीक है, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? a decimal number in which, yeah, a number in whose decimal part has few digits repeated, continuously repeating. ऐसे भी लिख सकते हैं या यूं लिख सकते हैं, a digit और few digits कहाँ पे? in the decimal part, in the decimal part are कंटिन्यूअसली रिपीटिंग. जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बेटा? कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है. ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे बल्कि कंटिन्यूअसली रिपीटिंग, मुसलसल रिपीट हो रहे हैं, गैप नहीं आ रहा. आ रही है बात समझ में? तो एग्जांपल क्या हो सकती है और लिखते कैसे, इसको जरा तरीका देखो. मिसाल के तौर पे 3.5555 4 हो गए, 6 हो गए, 7 8, आगे सोन बना रहा हूँ. सोन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर के आखिर तक चला गया था. कैलकुलेटर खत्म हुआ, नंबर खत्म नहीं हुआ. तो सबसे पहले तो जो ये दो टाइप्स पढ़ी है इसके हिसाब से क्या, इसके हिसाब से क्या है ये? कौन सा है ये? क्यों खत्म नहीं हुआ? ठीक है, और एक मिनट, मुझे नहीं पता कितने डिजिट्स में काउंट करिए, लेकिन एक बात कंफर्म है, जितने भी होंगे सबके सब क्या होंगे? सबके सब होंगे क्या? तो आप अगले डेसिमल नंबर प्रेडिक्ट कर, अगले
इंटीजर्स सॉरी कह रहा हूं डिजिट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बोले कर सकते हैं या नहीं? यानी आपको पता चल गया जितने भी आएंगे, नहीं पता तादाद में कितने, लेकिन सब आएंगे। तो ऐसा डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होता तो नहीं है, लेकिन फिर क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, मैथ्स का रूल है कि जो चीज कॉमन होती है, सेम होती है, उसको सिर्फ एक दफा लिखा जाता है। तो यहाँ भी ऐसे होगा, हम इस 5 को क्या करेंगे, एक दफा लिखेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे बार कि ये रिपीट हो रहा है, ये कंटिन्यूअस यानी बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर एक बार लगा। ठीक है, और ये भी तरीका होता है इसको लिखने का कि बार लगाने के बजाय इसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। इंटर में ये तरीका है, मैट्रिक में ये तरीका है लिखने का, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब 5 8 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। तो फिर तो मुझे जरूरत ही नहीं है ना इस तरह करने की। इन्होंने सवाल किया कि सर अगर ऐसा हो तो क्या अभी रिकरिंग नहीं है, इसको रिकरिंग होने की जरूरत ही नहीं क्योंकि तो टर्मिनेटिंग। मैं रिकरिंग की तरफ गया क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग था। मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? तो अगर रिपीट हो रहा है तो बनाया जा सकता है बार लगा के, और अगर नहीं तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और वो नॉन रिकरिंग भी है। एक और एग्जांपल है, अगर मेरे पास लिखा है 4.5 31 31 31 31 एंड सो ऑन। सबसे पहले इस डेसिमल नंबर की टाइप बता दो। हाँ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो चेक करेंगे, रिकरेंगे नॉन रिकरेंगे। 5 को रिपीट नहीं होगा, 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो डेसिमल पार्ट में है ही नहीं, तो 4.5 ऐसे ही आ जाएगा। क्या रिपीट हो रहा है? तो 3 और 1 दोनों पे बार आएगा। अच्छा, अगर बीच में कहीं 0 आ जाता या कोई भी एक डिजिट आ जाता तो ये रिकरिंग ना रहता। क्यों? क्योंकि एक दफा 3 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर बीच में गैप आ गया, फिर 3 बनाया, फिर गैप के बगैर आ गया। अब अगला 3 पता नहीं गैप के साथ आया या गैप के बगैर आया, मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप सेम नहीं, इक्वल इंटरवल नहीं है, लगातार रिपीट नहीं हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली रिपीट। तो इससे रिपीट हो रहा बेटा, रिपीट तो यहाँ भी 1 हो रहा था, रिपीट तो यहाँ भी 3 हो रहा था, बोले हो रहा था या नहीं? तो सिर्फ रिपीट होना जरूरी नहीं, वरना मैं इसको भी रिकरिंग बोल देता। कैसा रिपीट होना जरूरी है? कंटिन्यूअसली रिपीट होना जरूरी है, मुसलसल रिपीट होना जरूरी है, लगातार रिपीट होना जरूरी है। ठीक है, क्या बात सबको समझ में आती है? तो ये कहलाता है कौन सा नंबर बेटा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मेरे पास है 0.123 123 123 एंड सो ऑन। जी क्या लिखेंगे? 0 पॉइंट के ऊपर डॉट लगाने तो तीनों पे अलग अलग डॉट आपकी मर्जी। ये होता है रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्या है, सबको समझ में आया? गुड। आखिरी टाइप, और वो आखिरी टाइप इसका ऑपोजिट, बिल्कुल सही कहा, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अभी तक कोई कंफ्यूजन है? कोई जहन में सवाल? तो बस इस टाइम कोई सवाल नहीं होगा। फिर क्या लिखूं मैं? नो डिजिट, 8 डिजिट फ्यू डिजिट लिखने के बजाय मैं लिख रहा हूँ नो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर नहीं इज, क्योंकि नो डिजिट, एक भी डिजिट, नो का मतलब एक भी डिजिट नहीं, रिपीट नहीं बोलना, कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं होगा, एक भी डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं होगा। नो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट इज कंटिन्यूअसली, ठीक है, रिपीटिंग। क्या बात सबको समझ में आई? कोई मसला? तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? कोई भी नॉन रिपीटिंग ले लीजिए ऊपर वाली क्या 5.1 2 3 7 8 9 फिर 1 3 5। अब देखो रिपीट तो 1 भी हो रहा है 3 भी हो रहा है, लेकिन इक्वल गैप से कंटीन्यूअसली रिपीट जो है बार नहीं बना सकता, या बार बनाने वाले बार बना भी देते हैं, लेकिन क्या वो बता सकते हैं अब 1 कितने डिजिट के बाद आएगा या अगला डिजिट कौन सा होगा? यहाँ पे बता सकते थे, यहाँ पे बता सकते थे, यहाँ पे बता सकते थे, क्योंकि पता था बेशक कि डिजिट्स बेशुमार है, लेकिन ये पता था कि जितने भी आएंगे 1 2 3 आएंगे, 3 1 ही आता जाएगा, 5 ही आता जाएगा, क्योंकि 4 5 एक दफा आएगा उसके बाद दोबारा नहीं आएगा।
तो अब आगे जितने भी आ रहे हैं वो सिर्फ क्या आ रहे हैं, तो बार भी किस पे लगा, तो जो रिपीट हो रहा है बार उसी पे लगेगा, अगर सब रिपीट हो रहा है सब पे बार लगेगा, एक रिपीट हो रहा है एक पे बार, लेकिन कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है तो, अगर सिर्फ रिपीट हो रहा है तो कोई शर्त नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये होती है हमारे पास रियल नंबर की वैल्यूज। जी बेटा नहीं हो सकते ना, टर्मिनेटिंग अगर है तो मुझे रिकरिंग नॉन रिकरिंग की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो खत्म हो रहा है, उसमें तो झंझट ही कोई नहीं है, उसे लिखने में मुझे टाइम ही कोई नहीं लगेगा, सिर्फ 8 या 6 डिजिट होंगे तो मैं आराम से लिख लूंगा, टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है। मसला क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर जब मैं कैसे लिखूं उसको, लिख ही नहीं सकता, तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, मतलब राउंड ऑफ करके या खत्म करके या टर्मिनेटिंग बना के, अगर ये करेंगे तो यस, और अगर नॉन री करेंगे तो नो, ठीक है। तो ये बात होगी, क्या सबको समझ में आया? yes. अब मुझे आपको पढ़ाना है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। देखो पहले हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन सुनी, फिर हमने इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स, और अब हम सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब पुराने वक्त में, पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने जो सेट पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, फिर रैशनल इरैशनल नंबर और रियल नंबर भी पढ़ा है। लेकिन नेचुरल नंबर का सेट हम लिख देते थे, 1 से शुरू होता है 1 2 3, होल नंबर 0 से शुरू होता था, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं 2 4 6 जो अभी लिखा भी था वापस, ऑड नंबर 1 3 5 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। प्राइम नंबर जो किसी और टेबल में ना आए अपने अलावा, 2 3 5 है ना, 6 नहीं, 7 9 नहीं, 11 वगैरह वगैरह, 13 17 एंड सो ऑन। तो ये प्राइम नंबर, ये सेट में ज़ाहिर है, तो सेट के चैप्टर में दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही बता। तो क्या हमने इसी तरीके से सेट ऑफ रैशनल नंबर लिखा था? लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते, हमने सिर्फ पढ़ा था, हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन सुनी थी। क्या डेफिनेशन सुनी थी? रैशनल नंबर्स का वर्ड निकला है रैशनल रेशो से, किससे? रेशो। तो रैशनल का वर्ड निकला है किससे? रेशो किसका? फ्रैक्शनल फॉर्म, रेशो का मतलब अपॉन वाली फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, और फ्रैक्शन भी किसका हो? 2, यस, फ्रैक्शन भी किसका हो? ये वो डेफिनेशन है जो बचपन में बताई जाती कि जो भी नंबर अपॉन की सूरत में लिखा जा सके, फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सके, वो क्या कहलाता है? एक डेसिमल नंबर ऐसा है 1.5, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं क्या? 3 को 2 से डिवाइड करें 1.5 आता है, आता है या नहीं आता? आप कैलकुलेटर से आंसर निकाल लो, ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं। तो इस डेसिमल नंबर में क्या खास बात है कि आपने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जिस चीज के फ्रैक्शनल फॉर्म में आपने इसको लिखा है उसमें ऊपर भी इंटीजर है 3 और नीचे भी इंटीजर, हाँ वो अलग बात है, डिवाइड होने के बाद इंटीजर नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम इंटीजर नहीं आ रहा, लेकिन इंटीजर्स का रेशो जरूर आ रहा है, तो सच नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। those numbers which are not integers, if they are not integers, if they are integers then they are also rational. क्यों? Because if you consider an integer, any integer -11, so I am gonna check कि ये rational है या नहीं। How am I going to check it? सर इसके अपॉन में रेशो बनाए, तो इसको रेशो कैसे बनाऊं, तो डेसिमल में है ही नहीं, मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या है, ऊपर भी इंटीजर, नेगेटिव है तो क्या हुआ, इंटीजर तो है, और नीचे भी, तो हर इंटीजर के नीचे 1 होता है और 1 भी इंटीजर ही होता है, तो हर इंटीजर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, सो एवरी इंटीजर इज देयरफॉर क्या? रैशनल। क्यों? because it can always be written or expressed in terms of the ratio of two integers। 5 है, 5 थोड़ी है, 5.1 है, तो ये रैशनल है, तो हर इंटीजर रैशनल होता है, हर इंटीजर। जीरो के बारे में क्या है सर? जीरो भी तो इंटीजर है, लेकिन साइन की बात तो अभी हो ही नहीं रही, अभी तो सिर्फ रेशो की बात हो, साइन की बात तो सिर्फ उस वक्त करते जब हमें पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, अभी ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, साइन छोड़ दें। अभी बताएं डेसिमल है इसमें, जीरो में नहीं है, तो इंटीजर, तो इंटीजर है और नीचे कुछ भी नहीं माने तो 0.1, ये भी रैशनल हो गया, बोले हो गया या नहीं? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। अब आके जो बहस होती है वो किस पे होती है? नहीं, डेसिमल नंबर्स। इंटीजर्स तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों क्या है? रैशनल।
अब डेसिमल नंबर कौन से रैशनल है और डेसिमल नंबर कौन से, अच्छा ये डेफिनेशन जो थी बचपन वाली डेफिनेशन थ्योरेटिकली ही थी, प्रैक्टिकली मैथमेटिकली ये डेफिनेशन पूरी तरह सही नहीं है, मैं भी प्रूव करके दिखाता हूं। तो अब मैंने बात करनी है किसकी, रैशनल नंबर्स की। तो चलें मैं आपको बताऊं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी आपको पता भी चल जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये मेन हेडिंग है, इसके साथ कोई स्टाइल नहीं बन रहा है, मेन हेडिंग है, ठीक है। स्टैरिक या कोई बुलेट बनाता है इसके साथ तो ये सब हेडिंग होती है उसकी टाइप। ये डिनोट किया जाता है किससे, क्यू से, आर से नहीं, आर से तो रियल नंबर डिनोट किया जाता है ना, तो इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन जो हमने बचपन में पढ़ी थी वो क्या है, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। तो इसी वजह से रेशियो से निकला रैशनल, लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरह सही नहीं है, ये सिर्फ कहने की हद तक या पुराने लेवल तक सही थी, लेकिन अब क्योंकि हमें डेसिमल नंबर की टाइप से पता चल गई है तो अब हम इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें चेक करना है कि वो रैशनल है या इरैशनल है, हम उसका आंसर निकालेंगे। अगर इंटीजर आ रहा है, अगर आंसर इंटीजर आ रहा है तो 100% रैशनल है, बिकॉज ऑल इंटीजर्स आर, रीजन बता चुका है, ऑल इंटीजर्स आर। अब आ जाए यहाँ पे डेसिमल नंबर कौन से रैशनल होते हैं, टर्मिनेटिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, और टर्मिनेटिंग रैशनल हो गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल हो नहीं सकता, ये दोनों ऑपोजिट है, रिकरिंग, गुड। क्यों ऐसा क्यों है सर, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टर्मिनेटिंग होता है वो तो टर्मिनेटिंग होता ही है, वो तो टर्मिनेट हो ही रहा होता है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है मगर रिकरिंग होता है वो भी टर्मिनेटिंग बन जाता है, बार लगा बोले बन जाता है या नहीं, यानी वो भी रुक जाता है, खत्म हो जाता है, बार होता है बोले, तो जो टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग बनाया जा सकता है, ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल। यानी अगेन मैंने चेक करना है नंबर रैशनल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। मैंने चेक करना है ये 8/2 रैशनल है, तो इसका आंसर कितना आया, इंटीजर आया तो रैशनल। फिर मैंने चेक करना है यार ये 9/4 ये रैशनल है या नहीं, तो मैं चेक नहीं, घबराने की बात, यहाँ 500 निकाल दो, अच्छा 2.25 क्या आंसर आता है, एक मिनट, डेसिमल आया, कोई बात नहीं, कैसा डेसिमल आया 2.25, ये 2.25 क्या है, टर्मिनेटिंग है, गुड, तो टर्मिनेटिंग तो रैशनल होता है, बोले। अच्छा इसी तरह एक और चीज चेक कर लो, 1/3 इसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर से आप लोग सारा काम कर, मुझे मैंने इतनी दफा किया है काम, मुझे याद, ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, लेकिन रिकरिंग है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है मगर टर्मिनेटिंग बनाया जा सकता है वो भी फिर क्या कहलाएगा, क्या बात समझ में आई। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग क्या, डेसिमल नंबर्स, और आखिर में क्या लिखूं मैं, बस ये सब क्या होते हैं बेटा, यानी अगर आपने कैलकुलेटर से आंसर निकाला और आंसर इन तीनों में से कोई भी एक आ रहा है, तीनों तो एक साथ नहीं आ सकते, तीनों में से कोई भी एक आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि क्या समझ जाइएगा, ठीक है, पुरानी डेफिनेशन नहीं चाहिए। और मैं अभी करके भी बताता हूँ, अभी करके बता तो रहा हूँ साथ साथ। एमसीक्यू आया, दिस नंबर इज डैश, रैशनल, इरैशनल, इमेजिनरी या नन ऑफ दीज। इमेजिनरी तो ऐसी ऑप्शन दे देते हैं ना कि 4 ऑप्शन पूरे हो गए, तो सही ऑप्शन क्या है इसका, सर इसका आंसर निकाल के देखा, टर्मिनेटिंग आ रहा था, और टर्मिनेटिंग क्या होता है, सही ऑप्शन क्या है फिर, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और अब आखिरी बात क्या है बेटा, आखिरी बात बिल्कुल सही, व्हाट आर इरैशनल नंबर्स, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है, अच्छा क्या कोई इंटीजर रैशनल होगा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, क्या डेफिनेशन होगी, नॉट अ रेशियो, नॉट अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, टू इंटीजर्स क्या, इंटीजर्स लिखते हैं, मतलब हो सकता है दोनों इंटीजर ना हो सकता है एक इंटीजर हो और एक इंटीजर, एग्जांपल दे, एक रेशियो लिख 2/3 सब लोग जानते हैं कि
रैशनल है बेटा, कॉपी नहीं हो रहा, अभी काम रुक जाए। ये भी इंटीजर है, वो भी इंटीजर, तो इंटीजर का रेशियो। अच्छा अब जरा ये देखो, अंडर रूट 2 का आंसर कैलकुलेटर से निकालेंगे जब, नहीं अंडर रूट 2, स्क्वायर ऑफ 2 नहीं, तो आंसर क्या आएगा 1.41420, पता नहीं क्या है आगे, लेकिन कैलकुलेटर के एंड तक चला जाएगा। अब ये आंसर कैलकुलेटर के एंड तक चला जाएगा तो इसका क्या मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो ये 3 से डिवाइड होने के बाद भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, तो ये नंबर रैशनल नहीं है। और ये रैशनल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नीचे तो इंटीजर था मगर ऊपर डेसिमल नंबर था, इंटीजर था ही नहीं। बोले ना क्या ये अंडर रूट 2 होता इंटीजर होता, लेकिन इस वक्त न्यूमिनेटर में क्या है, डिवाइजर में क्या है 3, नहीं 3 तो डिनोमिनेटर में, 3 डिवाइजर है, सॉरी डिवाइडेड में क्या है, न्यूमिनेटर में क्या है अंडर रूट 2, क्या है तो अंडर रूट 2 तो डेसिमल नंबर होता है, इंटीजर तो नहीं होता। तो ये दो इंटीजर्स का रेशियो नहीं, ये दो इंटीजर्स का रेशियो नहीं है, लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, ये रैशनल। पहले मैं लिख दूं फिर मैं आपकी बात, क्या कहलाएगा बेटा सर, ये क्या है सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, बिल्कुल सही, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन रिकरिंग, ये सब के सब क्या होते हैं, फाइल लिख भी देते हैं। जी बेटा आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एग्जांपल इसीलिए तो ली थी कि अगर एक इंटीजर ना हो तो भी, और अगर दोनों इंटीजर ना हो तो फिर तो ऑब्वियसली इररेशनल है, क्योंकि ना ऊपर इंटीजर ना, मैंने कहा दोनों भी नॉन इंटीजर्स हो सकते हैं और दोनों में से कोई, तो कम से कम एक भी अगर इंटीजर ना आया तो इररेशनल बन जाएगा, और अगर दोनों ना आए तो फिर तो ऑब्वियसली इररेशनल, ठीक है। तो बिल्कुल इसलिए तो मैंने ये बात की कि नॉट अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स नहीं, नॉट अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। क्या मतलब, नीचे इंटीजर है तो ऊपर इंटीजर ना, ऊपर इंटीजर है तो नीचे इंटीजर ना हो, या दोनों इंटीजर, वैसी सूरत में फिर ये क्या कहलाएगा, एग्जांपल्स अब इसकी डिस्कस करें। एग्जांपल क्या, क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, इज दिस नंबर जो मैं लिख रहा हूं 3/15 रैशनल और इररेशनल। अच्छा आपके पास तो दिस नंबर इज डैश आता है, अब मैं तो क्वेश्चन बना के कर रहा हूं तो मैं इस तरह से, तो कैसे चेक करोगे आप, किस तरह से चेक करोगे, कैलकुलेटर उठाओगे नॉर्मल, उससे इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर आएगा, मैं इसका आंसर निकालूं 3/15, ये सिंस, ये कौन सा सिंबल है बेटा, अच्छा अपने रजिस्टर के पहले पेज पर जब आज का काम करेंगे उस वक्त सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंटेशन, मैंने कहा था मैथ्स में प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना होता है, जब भी कोई फॉर्मूला यूज करते हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं जो आपको पहले से पता है, उसके साथ हमेशा ये 3 डॉट्स आते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे। इस सिंबल का क्या मतलब है, क्या सेंस सबको याद है, और अगर नहीं तो अभी पढ़ लेना, सेंस याद हो गया, अगर सेंस याद हो, रट्टा मतलब कोशिश ना करना दोनों को याद हो, सेंस याद हो गया, देयरफॉर खुद याद हो गया, क्यों, इसका उल्टा है, इसमें क्या था 2 ऊपर थे 1 नीचे था, तो उसमें क्या होगा 1 डॉट ऊपर और 2 नीचे। इस सिंबल का क्या मतलब है, जब कोई फॉर्मूला यूज करते हैं उसके साथ सेंस आता है और फिर सेंस के बाद वाले स्टेप के साथ आंसर के साथ देयरफॉर आता है। जब कोई सेंटेंस लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स या सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 मिसाल के तौर पे, तो फिर उस जुमले के बाद जो भी स्टेप आएगा उसके साथ क्या आएगा, किसी भी स्टेटमेंट किसी भी फॉर्मूले के बाद जो भी स्टेप आता है उसके साथ देयरफॉर आता है। फिर जब आप क्वेश्चन पे काम करते हैं तो हर स्टेप के साथ क्या लगाते हैं, यानी क्वेश्चन लिखा आपने सेंस और फिर वर्किंग शुरू कर दी। मैंने कहा था प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है तो क्या कोशिश करनी है, सारी इक्वल्स टू एक लाइन में आए, और अगर 2 लाइनों का फ्रैक्शन वाला स्टेप है तो हर स्टेप के बाद ये स्टेप हुआ एक, तो उस स्टेप के बाद एक लाइन छोड़े फिर अगला स्टेप, इस तरह से, ताकि कंजस्टेड ना लगेगा, ठीक है बेटा। अच्छा तो ये तरीका है प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने, और एक काम जरूर करें प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाने के लिए, और वो क्या है, आंसर पे ब्लॉक्स बनाएं। इसके लिए स्केल यूज करने की जरूरत नहीं, ब्लैक कलर यूज करने की जरूरत नहीं, बेशक पेंसिल यूज करके लेकिन ब्लॉक जरूर, आंसर पे ब्लॉक बना लिया करें ताकि पूरे काम में आंसर प्रोमिनेंट हो जाए, चेक करने वाले की नजर पड़े इस पर,
कि आंसर सही निकाला है। तो अगर कोई गलती हो भी गई होगी तो उसे नजरअंदाज कर दे, शायद आंसर तो सही है, चलो ठीक है नंबर जाओ दीजिए। तो आंसर को प्रोमिनेंट बनाना, ठीक है, से चेक करने वाले को टाइम नहीं लगाना पड़ेगा सर, उसे फौरन आंसर नजर आ गया, हाँ आंसर सही है, चलो ठीक है। और एग्जामिनर्स को ऐसी कॉपीज पसंद होती है जिनको टाइम लगाना ना पड़े, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई मसला? ओके। अच्छा, इसी तरह अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि उसके अंदर इक्वल टू पहले से मौजूद हो या लेस देन या ग्रेटर देन पहले से मौजूद हो, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जाहिर है आप कोशिश करना इक्वल टू की सारे एक लाइन में। अब हर स्टेप से पहले वर्किंग तो शो करनी है, लेकिन क्या अब मैं इक्वल टू लगाता हुआ अच्छा लग रहा हूँ? दोनों इक्वल टू एक ही स्टेप में, या अगर बीच में लेस देन, आप अंदर बोल रहे हैं कि लेस है, कम है, और बाहर बोल रहे हैं बराबर है, तो बड़ी अजीब बात लग रही है। तो जब लेस देन या इक्वल टू पहले से क्वेश्चन में मौजूद हो, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो फिर हम इक्वल टू नहीं लगाते, हर स्टेप से पहले क्या लगाते हैं? इक्वल टू विद एरो। इक्वल टू विद, ये वाला सिंबल होता है इक्वल टू, उसके आगे इस तरह से एरो, ये सिंबल होता है। लेकिन इस तरह अगर बनाने बैठ जाएंगे देर लगेगी, तो मैं इस तरह बनाता हूँ, इक्वल टू लगा के उसके आगे एरो है, ठीक है, एरो का जो हेड होता है वो, ठीक है। तो इक्वल टू लगाए, उसके आगे क्या लगा दें? एरो है, ठीक है। ये सिंबल कहलाता है व्हिच इंप्लाइज दैट। क्या कहलाता है? इसका मतलब है इक्वल टू, इसका मतलब है व्हिच इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट। और ये दोनों कब यूज होते हैं? ये दोनों यूज होते हैं किसके लिए? सॉल्यूशन में आप जो वर्किंग कर रहे होते हैं उसको शो करने के लिए। किस स्टेप में मैं वर्किंग कर, ये हमारी वर्किंग को शो करता है, किस स्टेप में मैंने काम किया, इस पे काम किया, इस पे काम किया। ये नॉर्मली इक्वल टू आता है, लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू पहले से मौजूद है तो इम्प्लाइज दैट आता है, वरना इम्प्लाइज दैट, याद रखना इम्प्लाइज दैट की कोई जरूरत नहीं है अगर इक्वल टू पहले से मौजूद ना हो। अगर इक्वल टू पहले से मौजूद है तो हम इम्प्लाइज दैट लिखेंगे, वरना हमें इम्प्लाइज दैट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था इसका आंसर, इसलिए मैं इसके साथ सेंस कर, आप लोग इसका आंसर बता रहे थे जी। डेसिमल है, कैसा कैसा डेसिमल नंबर है? चारों टाइप आपके सामने, शाबाश। रिकरिंग की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं कि मैं ये सोचूं रिकरिंग है नॉन रिकरिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? तो मुझे लिखना चाहिए देयरफॉर 3/15 इज अ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि क्या है, ये है, पहले मैं लिख देता हूँ ना टर्मिनेटिंग, तो देयरफॉर इस टर्मिनेटिंग की वजह से मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर 3/15 इज अ, क्या इस बात में कोई मसला है? अब सबसे इम्पोर्टेंट, पाई इज अ, ये क्वेश्चन आता है और एक बहुत दफा आपके ही मैट्रिक के बोर्ड की पेपर में आता है। अब प्रॉब्लम क्या है? पाई सबको पता है, पाई सबको क्या पता है? कांस्टेंट, हाँ 3.14 बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली होता क्या है? 22/7, इसका आंसर निकला। इक्वल टू पहले से मौजूद है तो मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना, तो इम्प्लाइज दैट आएगा। बताओ क्या बनेगा? पाई इज इक्वल टू 3.142। आगे बताओगे मुझे? पूरे कैलकुलेटर से आंसर निकालना जरा। है किसी के पास कैलकुलेटर? होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए, और जिसके पास है वो निकाले कैलकुलेटर और जल्दी से मुझे आंसर बताए इसका। 22 डिवाइड बाय 7, जल्दी से 22 डिवाइड बाय 7, क्या आंसर आया? तो बॉयज में से किसी के पास कैलकुलेटर यूज करें बेटा? 3.142 हाँ हाँ 857, ये आ रहा है बेटा आंसर। आगे नहीं, नंबर आगे है, कैलकुलेटर के आखिर तक चला गया, कैलकुलेटर में जगह खत्म हो गई। तो क्या पता चला सर? ये पता चला कि ये कौन सा, यस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो चेक कर लो, री करेंगे, हाँ 1 री अगर तो कर रहा है, लेकिन क्या कंटिन्यूअसली? तो इसलिए ये कौन सा है? नॉन रिकरिंग। कौन सा डेसिमल नंबर है बेटा? नॉन रिकरिंग। देयरफॉर पाई इज क्या? एन इरेशनल। कैसा है बेटा ये? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो पाई, अच्छा अब अगर कोई बचपन वाली डेफिनेशन पे चलो, ये बचपन वाली डेफिनेशन क्या थी? ऊपर भी इंटीजर और, तो इट इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ऊपर भी इंटीजर है और, इसीलिए एमसीक्यू पूछा जाता है
कि कुछ लोग इतने डेप्थ में नहीं जाते, वो कहते हैं हाँ ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है तो ये तो रैशनल होगा। मैंने कहा था नहीं, अब वो डेफिनेशन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अब हमें आंसर का एनालिसिस करना आ गया है, हमें पूरे आंसर की बात करना आ गया है। तो मैंने इसका आंसर निकाला तो खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पता चला है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, लिहाजा ये रैशनल नहीं बल्कि ये पुरानी डेफिनेशन के मुताबिक रैशनल होता क्योंकि वो इंटीजर्स का रेशियो है। लेकिन नई डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या ये बात याद रहेगी? और अगर कोई भी नंबर आपके पास अब आ गया तो आप क्या करेंगे? ये काम करेंगे जो मैंने किया, आप इसका आंसर निकालेंगे, फिर आप उस आंसर को देखेंगे, अगर इंटीजर है तो वेल एंड गुड, रैशनल है। अगर डेसिमल नंबर है तो देखेंगे कौन सा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या, अगर टर्मिनेटिंग है रिकरिंग है तो रैशनल, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है जी बेटा yeah no just the answer because if this question is asked it will be asked in the MCQs so you have to just write the answers क्योंकि MCQ से कोई भी स्टेप चेक नहीं करता and you have to be precise as well as accurate जल्दी करना। तो जल्दी करने के लिए स्टेप करने की जरूरत नहीं, जल्दी से रफत में काम किया और फिर उसके बाद कहा कि आइडेंटिफाई किया और फिर जल्दी से आंसर लिखते। यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन। MCQs लिखते हैं उतना डबल करते हैं ना, ओवर राइटिंग करते हैं अभी ना, उसमें इरेजर यूज करते हैं क्योंकि अगर काट के दोबारा आंसर लिखा तो ये गुमान पैदा होता है पूछ के लिखता है किसी से, ठीक है, चीटिंग करके लिखा है तो उसके अगर वो सही भी लिखा हो तो वो कंसिडर नहीं किया जाता। ये बात याद रखें, MCQs में कोई काट एंड पीट किसी भी किस्म की नहीं हो, कोई डबलिंग भी नहीं, ओवर राइटिंग। अगर आप श्योर नहीं हो किसी MCQ के बारे में तो आप उसकी जगह बाद में लिखें, लेकिन गलत लिखकर बाद में सही करने का कोई फायदा क्या? सबको समझ में आई बात? जब तक नेक्स्ट टीचर क्लास में नहीं आते तब तक कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले ये कॉपी होगा टाइटल पेज पर जहां वो कल बातें लिखवाई थी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली, पहले तो ये बातें नोट होंगी टाइटल पेज पे, फिर आज का काम शुरू करें। जितना कर सकते हैं कर लें, बाकी आपको पता है कि काम नहीं जा रही है, काम आपको मिल जाएगा।